हेलो एंड वेलकम टू वीडियो गुरु। स्वागत है वीडियो गुरु के इस खास सेशन में जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में। अब तक हम लोगों ने बिल्कुल भाई पॉइंट से शुरुआत की और पॉइंट से जितनी इंपॉर्टेंट पार्ट थे आपके, मेजर पोर्शन आपका ट्रायंगल और सर्कल ही होता है, उन पे हम लोगों ने प्रॉब्लम्स किए। क्वाड्रिलेटरल का हम कुछ पार्ट डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। क्वाड्रिलेटरल में क्या है कि बहुत सारी चीजें आप जैसे बात करें, हम स्क्वायर बात कर रहे हैं, स्क्वायर की पूरी प्रॉपर्टी हम लोग को ज्योमेट्री में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। वो हमारा पूरा पोर्शन डिस्कस कहां पे होता है, वो डिस्कस होता है हमारा मेंसुरेशन के अंतर्गत। हम कुछ आपके सामने क्वाड्रिलेटरल्स का परिचय करवाएंगे और जो पार्ट आपके उसके ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसका डिस्कशन हम लोग क्वाड्रिलेटरल में करेंगे। बात करें अगर बेसिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, तो भाई सीधी सी बात है, एक ऐसा पॉलीगन जिसके नंबर ऑफ साइड्स 4 होते हैं, सिंपल सी भाषा में। ठीक है, ये तो भाई बहुत सिंपल सी भाषा है। एक ऐसा पॉलीगन जिसके नंबर ऑफ साइड्स 4 होते हैं। साथ ही साथ हम ये इस तरीके से भी आपको कह सकते हैं कि 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, ठीक है, एन इनक्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 4 साइड्स, बस हो गया आपका क्वाड्रिलेटरल। 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। मतलब सीधी सी बात है कि कोई भी एक अगर आपके सामने 4 साइड से घिरी हुई आकृति है वो हमारा क्वाड्रिलेटरल होगा। अब भाई इनको हम परिचय के नाम पे क्या कह सकते हैं, जहां पे 2 लाइन आपकी ज्वाइन कर रही है, जैसे हम यहां पे कहते हैं ABCD, 2 लाइन अगर आपकी ज्वाइन कर रही हैं तो ये दोनों लाइन आपकी जो यहाँ पे मतलब 2 लाइन आपकी जिस पॉइंट पे ज्वाइन कर रही हैं वो पॉइंट आपका कहलाता है वर्टेक्स। ठीक है, वो पॉइंट आपका, पहले शब्दों का परिचय हो जाए जो आपके यूज किए जाएंगे आपके मतलब क्वेश्चंस में। वर्टेक्स, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं शीर्ष। साथ ही साथ अब कौन सा, ये तो ABCD हमारे, तो कितने वर्टेक्स हो गए, 4 वर्टेक्स हो गए साइड से। अच्छा, साइड्स में भी कुछ शब्द यूज किए जाते हैं, जैसे अगर हम बात करें AB और AD की, ठीक है, AB एंड AD, ये जो आपकी दोनों साइड हैं, इनके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाएगा वो इस्तेमाल किया जाएगा एडजेसेंट साइड। ठीक है, एडजेसेंट साइड, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं संलग्न भुजाएं। क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं संलग्न। ये सब शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इसका भी परिचय होना जरूरी है। 2 साइड जो एक बिल्कुल मतलब आपको दिख रहा है AB और CD, ये आपकी क्या है, एडजेसेंट साइड्स, मतलब संलग्न, साथ में लगी हुई। अब बात कर ले, अगर आप आमने सामने के 2 वर्टेक्स को मिलाते हो, आमने सामने के 2 वर्टेक्स को अगर आप मिलाते हैं, जैसे A और C आमने सामने है, B और D आमने सामने है, इन आमने सामने के वर्टेक्स को अगर आप मिलाते हो तो इनको, ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये हमारी कहलाती है डायगोनल। ठीक है, क्या कहलाती है, डायगोनल। मतलब हिंदी में अगर हम बोले तो इसी को हम लोग कहते हैं विकर्ण। ठीक है, तो डायगोनल बोला जाएगा तो इमेज क्या बनेगी कि हाँ भाई आमने सामने के वर्टेक्स को हम लोग मिला रहे हैं। क्लियर। अच्छा, एक चीज और, कोई भी आपका क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी आपका चतुर्भुज है, तो उसके चारों इंटरनल एंगल का जो सम होता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, चारों का जो सम होता है वो होता है आपका 360 डिग्री के बराबर। ठीक है, इन कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इन्हीं ये हमारे बेसिक पॉइंट्स हैं। ये हमें कोई भी आदमी, कोई भी बच्चा जब शुरुआत करता है ज्योमेट्री के, तो उसको ये इतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। खैर, अब बात कर लेते हैं क्वाड्रिलेटरल से टाइप के बारे में। कौन कौन से टाइप हमें पढ़ने हैं, जरा वो देख लो। सबसे पहले आपके सामने दिख रहा है स्क्वायर के बारे में। ये सब थोड़ा सा बस परिचय आपके सामने हो रहा है, जिनका यूज है उन्हीं पे हम लोग का डिस्कशन होगा। स्क्वायर की बात करें तो वर्ग मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर हो, साथ ही साथ इनका इंटरनल एंगल जो हो वो क्या हो, 90 डिग्री। चारों भुजाएं बराबर, इंटरनल एंगल 90 डिग्री, वो हो जाएगा हमारा स्क्वायर। बस इतना परिचय काफी है। बात करें रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजाएं आपके बराबर हो। इसी स्क्वायर को बस एक्सपैंड कर दो पकड़ के। ठीक है, तो आमने सामने की साइड्स अगर आपकी इक्वल होती हैं तो ये हमारा कितना बना, 90 होना जरूरी है। ये बात ध्यान रखिएगा, 90 होना जरूरी है। यहां पे आपकी चारों साइड बराबर थी, हमने चारों के लिए A यूज किया। यहां आमने सामने की साइड बराबर होगी, बड़ी वाली साइड को B और छोटे वाली साइड, मतलब बड़ी वाली साइड को हमने L कहा और छोटी वाली साइड को हमने B, लंबाई और चौड़ाई। आयत हो गया। अब यही स्क्वायर, यही जो आपका स्क्वायर है, ठीक है, वो हमारा अगर स्क्वायर 90 डिग्री हमारा हट जाए, मतलब इंटरनल एंगल जो है ये आपका हट जाए, तो वो मेरा बन जाता है रोम्बस। ठीक है ना, मतलब चारों साइड बराबर होगी, यहां पे चारों साइड बराबर होगी, लेकिन बस क्या है कि इंटरनल एंगल आपका 90 डिग्री नहीं होगा। सेम यही कहानी पैरेलल इसकी रेक्टेंगल की बात करें। रेक्टेंगल में इंटरनल एंगल जब तक 90 डिग्री है चारों, तब तक वो रेक्टेंगल है, लेकिन अगर उसका एंगल 90 से अलग हटा, इस टाइप में 90 से अलग हटा, तो वो मेरा बन जाएगा पैरेललोग्राम। आमने सामने की साइड्स अभी भी बराबर होंगी, आपकी आमने सामने की साइड अभी भी बराबर होंगी। क्लियर इतना। बात करें ट्रेपेजियम की, तो ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें 2 साइड खाली पैरेलल होना जरूरी है। 2 साइड आपकी पैरेलल हो, बस आपका हो गया वो ट्रेपेजियम। जरूरी नहीं कि ये साइड आपकी बराबर हो या ना बराबर हो, बस ये है कि नॉन पैरेलल होनी चाहिए। 2 साइड आपकी पैरेलल, 2 साइड आपकी नॉन पैरेलल, हो गया आपका क्या, ट्रेपेजियम, मतलब समलंब चतुर्भुज। ये आपके 5 जो आपके टाइप हैं, इनका बस छोटा सा आपके सामने परिचय हुआ।
इनका जो बेसिक पूरा डिटेल जो आपकी स्टडी होती है वो होती है आपकी किसमें, मेंसुरेशन में, ठीक है। एरिया कितना होता है, कैसे निकालते हैं, खैर अभी जितना हमको जरूरत है उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने बेसिक पैटर्न देख लिया भाई, बेसिक हमारे क्वाड्रिलेटरल होते क्या उनके बारे में चर्चा हो गई। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जहां तक बात है, ये कोई क्वेश्चन आपका कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं, अभी बस आपका बेसिक क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट हुआ है तो उसके कुछ छोटी छोटी बातें आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। जैसे आपसे कहा जा रहा है कि भाई इस क्वेश्चन में कहा गया कि ए बी एक डायमीटर है। सबसे पहली बात तो आपको ये बता दें कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल मतलब एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों वर्टेक्स एक सर्कल की सरकमफ्रेंस पर होते हैं, मतलब जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर हो, वो चतुर्भुज हमारा चक्रीय चतुर्भुज, मतलब वो क्वाड्रिलेटरल हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके आमने सामने के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर इस क्वाड्रिलेटरल में पूछा जाए एंगल P प्लस एंगल C कितना होगा, तो जवाब आएगा 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B कितना होगा, जवाब आएगा 180 डिग्री। ये कहानी तो आपको पता है, आप जो है सर्कल पढ़ चुके हैं। अब एक चीज ये बोला गया AB डायमीटर है और आपको ये एंगल बताया गया है कितने के बराबर, PAB आपको 40 डिग्री के बराबर बताया गया है। हमको पता है ये एंगल 90 ही होगा, क्योंकि अगर ये डायमीटर है तो एक अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा समकोण होता है, ये 90 अंश होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो जाहिर सी बात है 90 और 40 130 हो गया, ये एंगल हमारा कितना होगा 50 डिग्री, क्योंकि 180 में घटाओगे 50 मिल जाएगा। रही बात अब मुझे कैलकुलेट करना क्या है, तो मुझे कैलकुलेट करना है एंगल PCA, मुझे ये एंगल कैलकुलेट करना है थीटा। अब मेरे प्यारे बच्चे, अब एक चीज आप ये ध्यान रखें कि आप लोग सर्कल की प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं, आपको पता है कि एक ही सेगमेंट में मतलब एक ही वृत्तखंड में जो एंगल बनते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। अगर हम बात करें PA, सोचो हमारी एक कॉर्ड है, एक जीवा है, तो इसी कॉर्ड के द्वारा एक सेगमेंट में देखो तो एंगल कितना बन रहा है, 50 डिग्री का एंगल बन रहा है। और इसी कॉर्ड के द्वारा इसी सेम सेगमेंट में एक एंगल ये भी तो बन रहा है, तो आपको पता है कि ये एंगल और ये एंगल तो आपस में बराबर ही होंगे। वो देखने में आपको क्वाड्रिलेटरल बना के कंफ्यूज करने का प्रयास किया गया, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल तो ये भी होगा। अगर ये 50 है तो ये भी कितना होगा, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री के बराबर आ गई। ऐसी छोटी छोटी बातों पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कुछ ऐसा फिगर बना दिया जाता है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। क्लियर इतना? अब यहां तक तो कहानी क्लियर हो गई। हम बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो आपके सामने प्रश्न है, इसमें आपसे कहा जा रहा कि हाइट बताइए क्या होगी, मतलब h की वैल्यू आपसे पूछी गई। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप ध्यान दें तो आपको साइड की लंबाइयां दे रखी हैं, AB 30 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। अब अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का एक समांतर चतुर्भुज का जो एरिया होता है मेरे प्यारे बच्चे ध्यान रखना, वो होता है आपका बेस, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय हाइट। क्लियर? बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ठीक है। अब अगर एक ही क्वाड्रिलेटरल है तो वो जो मतलब एक ही आपका पैरेललोग्राम है, तो उस पैरेललोग्राम का एरिया तो भाई सेम ही होगा। चाहे हम इस लाइन को बेस माने तो ये हमारा हाइट बन जाएगा, और अगर इस लाइन को आप बेस मान रहे हो तो ये हमारी हाइट बन जाएगी। वही सेम कहानी हो रही है। तो इसका एरिया हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं AB मल्टीप्लाइड बाई H। ध्यान से देखें, अगर AB को हम बेस मान रहे हैं तो H हमारी हाइट हुई, और अगर हम BC को बेस मान रहे हैं, BC, तो मल्टीप्लाइड बाई हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर, जो क्वेश्चन ने दे रखी है। अब जो वैल्यूज आपको पता हो आप यहां पे पुट कर सकते हो। जैसे आपको बोला गया AB की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, तो लिखोगे आप 30 मल्टीप्लाइड बाई H इक्वल टू BC की लंबाई आपको 20 सेंटीमीटर दे रखी है, 20 मल्टीप्लाइड बाई 15। सिंप्लीफाई किया हमने, 15 दूना 30 और 2 से कैंसिल किया, कितना आ गया, ये 10। तो H की वैल्यू हमारी आ गई 10 सेंटीमीटर के बराबर। छोटा क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन था, बस इतनी छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए थी। तरीके यही होते हैं, क्वेश्चन आपके सामने ऐसे ही मिलेगा, छोटे छोटे आपके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ध्यान से समझें इस चीज को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक आपको छोटी सी बात पहले पता होनी चाहिए। आप जो पहले पिछले लेक्चर्स हुए हैं उन लेक्चर्स को आप रिवाइज कर लें, सबसे बेहतर तो ये रहेगा। और उसके बाद हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिमाइंड कराएंगे, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं आपको। वो क्या, एक कोई अगर आपके सामने ये आपका पैरेललोग्राम है, मतलब एक समांतर चतुर्भुज है, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चे, अगर ये पॉइंट आपके मिड पॉइंट है, जैसे ये आपका मिड एरिया डिस्ट्रीब्यूशन हमने ट्रायंगल में जब पढ़ाया था तो आपको याद हो, वहां पे ये सारी चीजें डिस्कस हुई थी। अगर एक पूरे पैरेललोग्राम मतलब एक पूरे समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, अगर वो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सपोज 8 है, तो ये जो आपके रेशियो जो आपका बढ़ता है एरिया, वो इस टाइप पे बढ़ जाता है, ठीक है।
अब ये पॉइंट्स क्या है, अगर ये पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट आपके मिड पॉइंट है, क्लियर इतना। हम यहाँ पे डी रख दें, यहाँ पे ई रख दें, तो ये डी और ई जो है ये साइड्स के मिड पॉइंट है। तो उस केस में आपके सामने इस टाइप में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पूरे पैरेललोग्राम का एरिया अगर 8 है तो जब आप वर्टेक्स से मिड पॉइंट्स को मिलाएंगे, जो ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है, तो आपका एरिया इस टाइप में डिस्ट्रीब्यूट होता है। पहला पॉइंट ये याद करने वाला रहा। सेकंड पॉइंट ध्यान रखिए, जो आपका ट्रायंगल है, ये सब चीजें हम सिर्फ रिमाइंड करा रहे हैं आपको, क्योंकि पढ़ा पहले ही दिए हैं। अब अगर आप ये मिड पॉइंट है, सपोज साइड के मिड पॉइंट, और साइड के मिड पॉइंट्स को आप इस तरीके से मिला दे रहे हो, ठीक है, तो पूरे ट्रायंगल का एरिया, ठीक है, 4 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। क्लियर, याद आ रही है चीजें आपको, ठीक है। दूसरा थर्ड पॉइंट आपका ये रहा कि अगर आप इस तरीके से मिड पॉइंट्स को मिला रहे हैं, ठीक है ना, यहां पे ये भी, ये तीनों जो आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिख रहे हैं सारे के सारे मिड पॉइंट हैं। अगर इस तरीके से आप मिड पॉइंट्स को मिला रहे हैं तो इस समय आपका एरिया पूरे 6 इक्वल पार्ट में ब्रेक हो जाता है, 6 बराबर भागों में बढ़ जाता है। क्लियर है इतनी कहानी? अगर इतनी बात क्लियर है तो सारी चीजें अब करने के लिए आप तैयार हैं। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। आपसे ये कहा गया ई जो है वो मिड पॉइंट है, ठीक है, ई जो है वो मिड पॉइंट है एडी का। अगर ये मिड पॉइंट है, क्लियर है, तो आपसे एरिया किसका रेशियो पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि एबीसीडी का एरिया और ईडीसीयू का एरिया, मतलब इसका, इन दोनों, इसका पूरे का एरिया का रेशियो पूछा जा रहा है, ठीक है, इस टाइप में। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप एक चीज ध्यान रखें, अगर आप पूरे ट्रायंगल का एरिया, पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया अगर आप 8 मान के चल रहे हो, लेट एरिया ऑफ एबीसीडी, ऐसे लिखना आप, एबीसीडी का जो आपने एरिया अपनी तरफ से एज्यूम किया वो आपने अगर 8 यूनिट एज्यूम कर लिया, तो ये भी ध्यान रखना कि जो विकर्ण होते हैं, मतलब डायगोनल, वो पूरे पैरेललोग्राम के एरिया को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। आपने अगर दोनों डायगोनल ड्रॉ कर दिए तो पूरा एरिया आपका देखो 4 पार्ट में ब्रेक हुआ है, 4 मतलब ये पूरा का एरिया, जो आपका एरिया है वो 4 बराबर भागों में बट गया। अगर पूरा एरिया 8 था तो ये एरिया आपका कितना होगा? 2 होगा, ये 2 होगा और ये 2 होगा, मतलब ये भी आपका 2 ही होगा, ठीक है। और आपको दिख रहा है कि ये मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये जो साइड का रेशियो रहा इन दोनों साइड का वो 1:1 रहा, 1:1। अगर ये 1:1 का रेशियो है, इसका मतलब एरिया भी तो हमारा उसी रेशियो में बटेगा, 1:1 के रेशियो में बटेगा। अब आप चेक करें तो पूरा का पूरा जो एरिया निकल के आया, EDCO का जो एरिया निकल के आया, 2 और 1 मिल कितना हुआ? 3 हुआ। तो EDCO का जो एरिया आया आपका, EDCO का एरिया वो कितना आ गया? 3 आ गया। रेशियो आपसे पूछा गया, पहले ABCD लिखना है, फिर आपको EDCO लिखना है। ABCD का एरिया 8 रेशियो, और फिर EDCO का एरिया कितना हो गया? 3। तो 8:3 जो रहा ये हमारे पूरे, मतलब जो एक्चुअल में आंसर रहा, EDCO मतलब ABCD और EDCO का एरिया का रेशियो 2:2, मतलब ओवरऑल कितना? 2 1 मिलके 3, 3:8 रहा। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न आपके सामने है। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि जो E और F है वो मिड पॉइंट है किसके? आपके सामने क्वेश्चन में मेंशन है कि जो E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ OA एंड OB, मतलब AO एंड BO रेस्पेक्टिवली। ये मिड पॉइंट है। क्लियर इतना? अब देखो कैसे क्वेश्चन हमें सिंप्लीफाई करना है। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान रखें, आप अगर पूरे शुरुआत जो हम लोग करते हैं वो हम लोग कैसे शुरुआत करते हैं जरा वो देखो। इमेजिन करो कि ये आपका एक ट्रायंगल है। क्लियर इतना? इमेजिन करिए ये आपका एक ट्रायंगल है, कौन सा? OAB। और आपको पता है भुजाओं के मध्य बिंदु है A और F। A और F मिड पॉइंट्स हैं। अगर हम यहां पे भी अपनी तरफ से एक पॉइंट अपनी तरफ से चलो M मान लेते हैं, और ये मान के चलते हैं M जो है वो भुजा AB का मध्य बिंदु है, तो आपको पता है इस केस में पूरा का पूरा जो एरिया होता है वो 4 बराबर भागों में बढ़ जाता है। हम लोग अभी ये पढ़ भी चुके हैं, जानते भी, अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया। पूरे ट्रायंगल का, पूरे जो आपका OAB का एरिया है वो 4 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। तो आपको पता चल गया कि ये जो OAB दिख रहा है, OAB, इसका एरिया कितना हो गया? 4 दिख रहा है आपको। ऐड करो, एक एक कितना? 4। तो अगर आप देखें इसका एरिया 4 है तो आपको पता है डायगोनल आपने मिलाया है, इसका मतलब सारा का सारा जो एरिया है वो हमारा 4 बराबर भागों में बटेगा। इसका मतलब ये भी हमारा 4 हुआ, ये भी 4 हुआ और ये भी 4 हुआ। और इस तरीके से अगर हम देखें तो पूरा जो हमारा एरिया निकल के आया किसका? भाई ABCD का एरिया कितना आपने इस बार एज्यूम किया है? ABCD का एरिया अगर हम 16 मान के चलें तो आपसे कहा गया OEF। OEF मतलब ये वाला पोर्शन हुआ OEF। तो OEF का कितना आंसर आएगा? OEF का एरिया आपको कितना दिख रहा है? 1 के बराबर। OEF का एरिया आपको दिख रहा है 1 के बराबर। तो जो फाइनल आंसर होगा हमारा वो कितना आ जाएगा? 16:1 के बराबर। 16:1, 16:1 के बराबर। ABCD का एरिया रेशियो OEF का एरिया पूछा गया, ये एरिया का रेशियो कितना आएगा? 16:1 के बराबर। क्लियर इतना? यहां तक कहानी क्लियर है? चलिए, इसी पे क्वेश्चन आपका ऐसे ही पूछ लिया जाता है। एक बार एक क्वेश्चन एग्जाम में जो मिला था वो ऐसे मिला था कि उसमें चारों के मिड पॉइंट, जैसे अभी हमने कहा कि OE और OF का मिड पॉइंट E और F है, ठीक है। OA और OB का जो मिड पॉइंट है वो E और F है। उसमें था कि चारों का मिड पॉइंट दे रखा था ऐसे आपको, है ना। तो यहां पे आपका एक पैरेललोग्राम और बन जाता है इस टाइप में।
और आपसे पूछा गया था इस वाले पैरेललोग्राम का बड़े वाले पैरेललोग्राम से, तो अब खुद रियलाइज करिए अभी कितना एरिया निकल के आया था, 1 1 1 यही निकल के आया था, और पूरा एरिया कितना था आपका 16, तो अभी कितना हो जाएगा इसका रेशियो, तो एक मिलके कितना हुआ 4 और पूरे का कितना 16, तो आपका रेशियो कितना आता है इसका और पूरे का, तो आप कहते हैं 1:4 का, मतलब 4:16 करते तो 1:4 का रेशियो आता। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, इसमें कहा गया कि जो आपका मिड पॉइंट की बात करें तो आपसे कहा जा रहा है ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ इन साइड्स के मिड पॉइंट है। ये जो आपको दिख रहा है ये इन भुजाओं के मध्य बिंदु है, ठीक है। शुरू किया जाए, कैसे सिंप्लीफाई करना है वो देखें आप। हम क्या करते हैं ना कि ई और एफ को मिला देते हैं, अपनी तरफ से मिला दिया। अब एक चीज आप ये देख रहे हो कि मिड पॉइंट तो है ये, और किन साइड्स के, ए बी और बी सी के मिड पॉइंट्स हैं। तो एक काम हम ये कर सकते हैं, ओ जो है भाई यही, ओ को यहीं पे पड़ा रहने दो। आप एक बात करो, ये बात समझिए आप, अगर हम इनको मिला दें तो ये आपको दिख रहा होगा कि बी सी ए बी सी जो आपका ट्रायंगल बन रहा है, आपने इस ट्रायंगल की भुजाओं को मध्य बिंदुओं, मतलब भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाया है मिड पॉइंट्स को, तो पूरा जो एरिया हमारा ब्रेक होगा वो इस टाइप पे 4 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। दिख रहा है हमने किसको बांटा है, हम पूरे ट्रायंगल एबीसी के एरिया को 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं। आपको पता अगर इधर आपका 4 है तो इस साइड भी आपका कितना होगा 4। ओवरऑल हमारे पूरे पैरेललोग्राम का एरिया कितना निकल के आ गया, 8 के बराबर। आप लिख सकते हैं कि एबीसीडी का जो हमारा एरिया रहा, पैरेललोग्राम का जो एरिया रहा ओवरऑल, वो कितना रहा 8 के बराबर। एबीसीडी का एरिया अगर पूरा 8 है तो आपसे पूछा गया था बताइए ओ ई एफ, ठीक है, ओ ई और एफ, क्लियर इतना। तो ओ ई एफ हमारा ये वाला ट्रायंगल रहा, और इसका अभी कितना दिख रहा है आपको, ओ ई एफ की बात करें यहां पे मुझे 1 दिख रहा है, सही है। तो ओ ई एफ का एरिया कितना होगा 1, ओ ई एफ का एरिया कितना आ गया 1 के बराबर। तो अगर ये 1 है और पूरा कितना है 8, तो आपका जो रेशियो रहा वो कितना रहा 8:1 का, ठीक है। कंसेप्ट समझ लेना, क्वेश्चन कैसा भी है, कहीं पे भी पॉइंट्स आपका दे दिया जाए आराम से आप ब्रेक कर सकते हैं, क्लियर इतना। नेक्स्ट पे बात किया जाए अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, कहा जा रहा है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, AB इज एक्सटेंडेड अप टू E। इस तरीके से AB को E तक बढ़ाया गया है कि AB और BE की लंबाई बराबर है। मेरे प्यारे बच्चे आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन आपका इस टाइप में कह रहा है, इस बार फिगर नहीं बनाया गया, तो कई बार फिगर बनाया आता है, कई बार नहीं बनाया जाता। AB आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है, AB तो हो गया भाई, और कहा गया AB को आपने बढ़ाया है किस पॉइंट तक, AB इज एक्सटेंडेड अप टू E, और इस तरीके से कि जितनी लंबाई आपकी ये है उतनी ही लंबाई आपकी ये है, ठीक है। और आपसे ये कहा जा रहा है कि AB और BE बराबर है, क्लियर इतना। और फिर आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द AB इक्वल टू BE। आपसे कहा गया BC रेशियो CF बताना है आपको, ठीक है। और F क्या है भाई, F क्या है, F के बारे में आपको बोला गया कि DE इंटरसेक्ट BC एट F। DE जो लाइन है, D और E, यहाँ पे हमारा AB तो हुआ, ये हमारा C है और ये D है। D को जब हम E से मिलाते हैं, D को E से मिलाते हैं तो ये हमारा इस लाइन को F पर इंटरसेक्ट करता है, F पे इंटरसेक्ट कर दिया। आपसे कहा गया है कि आपको बताना है BC रेशियो CF, क्लियर, BC और CF मतलब कि पूरे बड़े वाली लाइन और इसका रेशियो बताना है। ध्यान दिया जाए तो अभी आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, क्लियर है। यहाँ पे बात करें तो ये एंगल तो बराबर ही होंगे, अगर अल्फा है तो ये भी आपका एंगल अल्फा होगा। हम बात कर रहे हैं 2 ट्रायंगल्स की, कौन कौन से, एक ट्रायंगल एफ बी और ई, एक ट्रायंगल है हमारा एफ बी और ई, जबकि दूसरा ट्रायंगल है ए डी और ई, दूसरा ट्रायंगल है हमारा ए डी ई। मेन टारगेट हमारा ये है कि सिमिलर प्रूव करना। आप देखें तो एक एंगल तो हमने बराबर कर दिया भाई, कहा हमने एंगल ए बराबर है एंगल बी के, अल्फा अल्फा बराबर हुआ, और एंगल ई बराबर है एंगल ई के, क्योंकि दोनों कॉमन एंगल है, मतलब दोनों देखो कॉमन ही है। तो अब जाहिर सी बात है अगर ये 2 एंगल बराबर हो गए तो थर्ड एंगल तो अपने आप बराबर होगा, जो भी हो, ठीक है। ये दोनों एंगल तो अपने आप बराबर, एक्स और एक्स हमने कह दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी प्रूव करने के लिए हम सिर्फ सिंबल लगा रहे हैं, उसका कोई रोल नहीं है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। इतना तो तीनों एंगल बराबर हुए, आपस में पता चल गया सिमिलर है। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है और आपको पता चल गया, अगर सिमिलर होते हैं तो भाई रेस्पेक्टिव साइड का रेशियो बराबर होता है। तो भाई अगर ये साइड आपकी 1:1 में बढ़ रही है, रेस्पेक्टिव साइड के रेशियो बराबर होंगे आपस में। अगर ये 1:1 है मतलब दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये आपका, ये जो आपका मतलब 1:1 बढ़ रहा है। अगर हम बात करें, अगर लिख के आपको दिखाएं यहाँ पे, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल की भुजा कौन सी होगी, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में x के सामने वाली भुजा है हमारी AE डिवाइड बाई, ठीक है। छोटे वाले ट्रायंगल में x के सामने वाली भुजा कौन सी है, BE बराबर, ठीक है। अब थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी है बड़े वाले ट्रायंगल में, आपको हो गए AD, और इस छोटे वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी है, BF, क्लियर, BF हो गया। अब आप कहोगे भाई कि
यहां पे हम देखें तो आपको बताया गया है ए बी, अगर हम पूरा 1:1 मान रहे हैं भाई, बराबर है तो 1:1 कह सकते हैं। तो ए ई की लंबाई कितनी होगी, तो आप कहोगे 2 डिवाइड बाई बी ई की लंबाई कितनी होगी 1, ये बराबर कितने के आ गया ए डी अपॉन बी ई के, बी और क्या लिखा एफ, सही है। तो एडी और जो हमें एडी और बीएफ का रेशियो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 2:1 का रेशियो मिल रहा है, क्लियर, इतना 2:1 का रेशियो मिल रहा है, मतलब क्लियर हो गया ना, एफ आपका क्या है मिड पॉइंट है। ये बात क्लियर हो गई कि एफ आपका मिड पॉइंट है। क्यों भाई कह रहे हैं मिड पॉइंट है, क्योंकि अगर ये 2 है ये 1 है, अगर ये 2 है तो पैरेललोग्राम के हिसाब से ये भी तो 2 होगा पूरा, अगर ये पूरा का पूरा बीसी मतलब बीसी और एडी तो बराबर है, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, इसमें अगर 1 है तो ये भी 1 होगा। आपसे पूछा गया था किसके बारे में, बीसी रेशियो सी एफ, बीसी और सी एफ का रेशियो, तो कितना आ गया 2:1 के बराबर, क्लियर। इतना मेन ये है कि आपको ये मिड पॉइंट प्रूव करना है नॉर्मली सिमिलरिटी लगा के। अब खुद रियलाइज करो क्वाड्रिलेटरल ज्योमेट्री वाले पोर्शन में बहुत कम डिस्कस किया जाता है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल्स की अपनी प्रॉपर्टी नहीं होती, क्वाड्रिलेटरल्स की ज्योमेट्री वाले पोर्शन में अपनी प्रॉपर्टी नहीं होती, बस होती है क्या, सिर्फ लगती है तो सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगती है। अब सिमिलरिटी से आपने इसको प्रूव किया है, क्लियर है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट पे बात करें, चलिए अब आपको यहां पे थोड़ा सा हम रोम्बस का आइडिया देते हैं, रोम्बस क्या होता है उसके बारे में जान लो। रोम्बस आपके होते हैं एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, अगर ये ए है, ये ए है, ये ए है और ये ए है। साथ ही साथ ये होता है कि इसके जो डायगोनल्स मतलब इसके जो विकर्ण होते हैं, इसके जो विकर्ण होते हैं वो विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब 90 अंश पर, ठीक है, क्या करते हैं, इंटरसेक्ट नहीं बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये बराबर बराबर बढ़ जाते हैं। अगर हम यहां पे लिख दें ए, ये लिख दें बी, यहां पे लिख दें सी, यहां पे लिख दें डी, तो अगर ये AC की लंबाई पूरी हम D1 माने, इस पॉइंट को हम O लिख दे रहे हैं, AC की लंबाई अगर हम पूरी कहते हैं आपसे D1 होती है, और इधर कहते हैं हम लोग AC की लंबाई DN, BD की लंबाई D2। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चे, ये जो लंबाइयां होगी आपकी वो D1, जैसे पूरी लंबाई आपने कितनी मानी है D2 मानी है, तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी D2 डिवाइड बाई 2। ऐसे यहाँ OA की वैल्यू कितनी हो जाएगी D1 और डिवाइड बाई 2। मैंने अभी अभी जाना कि ये राइट एंगल है, ठीक है, इंटरसेक्ट किस पे करते हैं, राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो आप कह सकते हो ना कि भाई पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इक्वल टू क्या AB स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो। तो AB स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, A स्क्वायर हो गया, इतने का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ D1 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस, ऐसे यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि O से लेकर के B तक की अगर हम बात करें, O से लेकर के B तक की बात करें तो हम कह सकते हैं यहाँ पे D2 स्क्वायर और डिवाइड बाई 4। एक हमें रिजल्ट मिल गया यहां से कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर और इक्वल टू 4A स्क्वायर। तो कभी भी अगर रोम्बस की बात होगी तो हम वहां पे ये रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर इतना। और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे एक रोम्बस में, रोम्बस का जो एरिया होता है, ठीक है, वो एरिया हमारे दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट होता है, जो दो आपके डायगोनल हैं उन दोनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट होता है, दोनों डायगोनल्स का गुणनफल होता है। यहां तक भी बात क्लियर रही, बस इतनी प्रॉपर्टीज हम लोग रोम्बस में जानेंगे। अब इन पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे फ्रेम किए जाते हैं आइए वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं रोम्बस पे बेस्ड आपका। तो रोम्बस पे आपका ये क्वेश्चन दिया गया कि भाई पेरीमीटर बता दिया गया 146, पेरीमीटर है 146, चलो हम आपका रोम्बस बना भी देते हैं। अब आप ये बताइए, आपको बता दिया गया पेरीमीटर है 146, चार भुजाओं का योग ही है 146 के बराबर, तो एक साइड कितनी होगी, तो आप कहोगे हमारी जो एक साइड होगी वो होगी 146 डिवाइड बाई 4 के बराबर। इसी को और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, और इधर कितना आएगा 3, 73 डिवाइड बाई 2। तो भाई साइड कितनी होगी हमारी 73 डिवाइड बाई 2 के बराबर। कहा गया लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 55, अगर एक डायगोनल की लंबाई 55 है, इसको हम मिड पॉइंट माने, दूसरा डायगोनल हमारा ये होगा, एक डायगोनल हमारा अगर 55 है तो भाई इसका आधा कितना होगा, तो आप कहोगे 55 डिवाइड बाई 2। ऐसे पूरा डायगोनल है D, तो इसको हम कह देंगे कितना, तो ये हमारा D बाई 2 हो जाएगा। अब ये परपेंडिकुलर पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर ये परपेंडिकुलर पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो हम पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं, और वही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हमें आंसर निकालना है। हम लिखेंगे यहाँ पे कितना 73 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, 73 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर इक्वल टू, फिर आप लिखोगे 55 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, और फिर आप लिखोगे D बाई 2 और इसका स्क्वायर। तो जब हम इस चीज को अभी सिंप्लीफाई करेंगे, भाई हमें क्या करना है, डिवाइड बाई, अब 73 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 73 का स्क्वायर ऐसे निकालेंगे हम लोग, 73 का निकालना है, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 09, 7 का स्क्वायर कितना हुआ, 7 का स्क्वायर हो गया हमारा 49, और फिर 7 गुणे 3 21, 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 21, 21 का 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 2, ठीक है, 9 इधर आया 2, 9 और 4 मिलके हो गया 13, 3 कैरी हुआ हमारा 1, 4 और 1 मिलके हो गया 5।
तो 5329 ये हमारा भाई इसका स्क्वायर है, 53 और 29 डिवाइड बाई कितना है 4। क्लियर। अब बारी आई कि भाई आगे लिखा है 55 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 5 का है लास्ट में है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 और 5 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 30 डिवाइड बाई कितना 4 प्लस ऐसे आगे लिखोगे डी स्क्वायर और डिवाइड बाई 4, 4 4 4 कैंसिल, घटा दो तो 9 में 5 घटाओगे तो कितना आएगा 4, ठीक है, 2 में 2 घटाओगे तो 0 और फिर इधर 3 में 0 घटा दो कितना आएगा 3 के बराबर, 5 में 3 घटाओगे कितना आएगा 2304 इक्वल टू डी स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट लेना है, पेयर ले लो यहाँ से, 4 है तो लास्ट में या तो 2 आएगा और या तो लास्ट में कितना आएगा 8 आएगा। 23 दिख रहा है, 23 किनके बीच में आता है, तो आप कहोगे 3 और 3 एक मिनट, 4 का स्क्वायर 16, तो ये वैल्यू 4 होगी यहाँ पे। अब या तो 42 या तो 48 या तो 42, 4 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो, कितना 4 गुणे 5, 4 गुणे 5 कितना होता है 20, ठीक है, 4 गुणे 5 20, 20 से ज़्यादा है इसका मतलब बड़ी वाली नंबर होगी। तो 42 जो रहा ये हमारी किसकी वैल्यू है, डी की वैल्यू आ गई हमारी 48 के बराबर। तो जो डायगोनल रहा हमारा वो कितना हो गया 48। क्लियर इतना। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम लोग स्क्वायर रूट की भी कुछ ट्रिक्स आपके सामने डिस्कस करके, है ना। तो कुल मिला के डायगोनल कितना आ गया 48 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान रखना, आपके सामने ये सारी चीजें रही। क्वाड्रिलेटरल पे हम लोगों ने आज चर्चा की, रोम्बस पे हम लोगों ने चर्चा की, पैरेललोग्राम पे हम लोगों ने चर्चा की, किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हैं या मोस्ट आपका इंपॉर्टेंट तो कम कहेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत कम फ्रेम किए जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड ही कहना ज्यादा उचित होगा, और वो है आपका ट्रेपेजियम। तो अगले लेक्चर में हम लोग ट्रेपेजियम पे बात करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।